डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए खेती किसानी से संबंधित कुछ ऐसे विषय लेकर आते हैं जिससे कि आपकी खेती किसानी और भी ज़्यादा बेहतर हो सके, और भी ज़्यादा आसान हो सके, आप उससे से ज़्यादा जो है वो मुनाफा हासिल कर सकें। तो आइए अपने आज के लाइव फोन कार्यक्रम में हम किन दो विषयों पर जो है वो जानकारी हासिल करने वाले हैं, आपको सबसे पहले वही बता दें। तो हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कृषि शिक्षा एवं स्वरोजगार की, और इसके साथ ही बात होगी रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण की। तो अगर इन दोनों ही विषयों के संबंध में आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है, कोई भी जिज्ञासा है, आप कुछ भी जानना, पूछना या समझना चाहते हैं, तो आप सीधे हमें फोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि है 1800113060, 1800113061। इसके साथ ही हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आप वो भी लिख सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 880005200717। इस पर सीधे आप अपने सवाल जो है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा हमारा ईमेल आईडी भी है। आइए एक बार आपको फिर से हम बता दें, हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल जो है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, जब भी आप हमें फ़ोन करेंगे तो अपने टीवी की आवाज़ को कृपया करके बिल्कुल बंद रखें, खास तौर से जिस दौरान आप अपना प्रश्न जो है हमारे विशेषज्ञों से पूछ रहे हों। आइए आपका परिचय करवाते हैं। आज हम बात करेंगे कृषि शिक्षा एवं स्वरोजगार के बारे में डॉक्टर शैलेंद्र कुमार यादव जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, और तमाम जानकारियां आपसे हासिल करेंगे। और रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण के संबंध में हमें जानकारी देंगे राजवीर वर्मा जी। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राजवीर शर्मा जी बिल्कुल। तो आइए हमारे कार्यक्रम में जो है वो चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले डॉक्टर शैलेंद्र आपसे जो है मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी, क्योंकि आपके साथ जो हमारा विषय है वो काफ़ी अच्छा है। हम बात करेंगे आज यहाँ पे कृषि शिक्षा और स्वरोजगार के बारे में। तो जहाँ तक बात है कृषि शिक्षा की, तो हमारे देश की अगर बात करें, जैसे कि हम सभी जानते हैं कृषि प्रधान देश है हमारा, तो हमारे देश में जो कृषि शिक्षा का स्तर है वो क्या है, कैसी स्थिति है, कितने युवा जो है वो कृषि के क्षेत्र में आपको लगता है कि आगे की जो अपनी पढ़ाई है उसे बढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ स्वरोजगार के जो है वो कितने अवसर हैं, क्या बताएंगे? जी देखिए, कृषि शिक्षा एक ऐसी पद्धति है जिसमें कृषि से विकास होने की जो प्रक्रिया होती है उसको माध्यम बना करके पढ़ाने और पढ़ने का तथा ट्रेनिंग का एक माध्यम है। कृषि शिक्षा एक ऐसी पद्धति है जिसमें ज्ञान के साथ साथ स्किल का भी समावेश किया जाता है। आज के समय में और अनादिकाल से कृषि विकास के दौरान जो नए नए तकनीक की जानकारी प्राप्त होती रही है उसको कृषि शिक्षा के माध्यम से अनेक जगहों पर प्रसारित किया गया है। वर्तमान में देखा जाए तो हमारे देश में बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, करीब 70 के करीब विश्वविद्यालय हैं जो केवल और केवल कृषि शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रमों का संचालन करते हैं। साथ ही साथ हमारे पास लगभग हर एक ज़िले में एक कृषि विज्ञान केंद्र इस देश में है। 700 से ऊपर उनकी संख्या है, जिनमें कृषि शिक्षा का एक छोटा दायरा के प्रारूप में कृषि शिक्षा दी जाती है, लेकिन उसका जो महत्व है वो कृषि में तकनीक का जो प्रसारण करना, तकनीक को जो सिखाना, छोटे छोटे जो किसानों के खेती से संबंधित जो परेशानियां होती हैं उनको दूर करने की जो तकनीक होती है, जो हमारे रिसर्च स्टेशंस में उपलब्ध कराई जाती है, उसको कैसे किसानों तक ट्रांसफ़र किया जाए, कैसे स्थानांतरण किया जाए, उससे संबंधित जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किया जाता है उसके लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र काम करते हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण आयाम अभी जो उभर के आया है वो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से भी कृषि शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। डिस्टेंस लर्निंग, जी डिस्टेंस लर्निंग, जिसको ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं, जिसमें कि कई हमारे स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़ और राष्ट्रीय स्तर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से ऐसे कृषि शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है। और इसमें मुख्य रूप से ऐसे पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है जिसमें हमारे युवक या किसान अपनी खेती में उन्नति करें, साथ ही साथ अपने आप को तैयार करें एक स्वरोजगार की तरफ अग्रसित होने के लिए, क्योंकि स्वरोजगार ही हमारे देश का फ्यूचर है। उसमें
अपार संभावनाएं हैं। और पिछले कई सालों में देखा जाए, खास करके पिछले 8-10 सालों से जो है स्वरोजगार में काफ़ी वृद्धि हुई है, स्टार्टअप के रूप में हुई है, छोटे छोटे जो है वेंचर्स लोग अपना शुरू किए हैं। तो इस तरीके से कृषि में शिक्षा का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और साथ ही साथ ये देखा जा रहा है कि आने वाले समय में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करेंगे तो कहीं न कहीं कृषि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम बनेगा जिसमें कि शिक्षित होकर के ही आप उसको हैंडल कर सकते हैं, उसको अपना सकते हैं, और उससे हमारे देश की कृषि का विकास होगा। बिल्कुल, और इसमें हम और भी ज़्यादा विस्तार से जो है आपसे जानकारी आगे ज़रूर हासिल करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं इस विषय पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट। वर्तमान समय की मांग है कि खेती को लाभदायक उद्यम बनाया जाए और उन लोगों को जोड़कर रखा जा सके जो खेती छोड़ना चाहते हैं। इसके लिए कृषि क्षेत्र में कौशल विकास के साथ साथ कृषि शिक्षा के दायरे को भी बढ़ाना होगा। बता दें कि कृषि विज्ञान आधारित एक उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र है और इसमें स्वरोजगार की भी काफी संभावनाएं हैं। कृषि क्षेत्र बागवानी, मुर्गी पालन, पौध विज्ञान, मृदा विज्ञान, खाद्य विज्ञान और पशु विज्ञान में नौकरी के अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा कृषि से जुड़े दूसरे मुनाफा देने वाले क्षेत्र में बागवानी, डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग शामिल है। इस क्षेत्र में स्वयं के रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र में स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद आप कृषि व्यवसाय, कृषि उत्पादों की दुकान, कृषि उद्योग आदि जैसे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। बता दें कि अब तो युवा शिक्षा के दौरान ही एग्री स्टार्टअप शुरू कर रही हैं, जिसमें सरकार भी उनका भरपूर सहयोग कर रही है। देश में स्किल इंडिया के साथ ही स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम पहले से ही चल रहे हैं। डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए गांव के युवा अपने अपने आइडिया को लेकर आगे आए हैं। कृषि में नई नई तकनीकों के विकास के कारण अब युवा भी कृषि में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बता दें कि कृषि क्षेत्र में हुए नवीनतम विकास के मद्देनजर युवाओं के लिए कई नए आयाम उभर कर सामने आए हैं। तो ये थी कृषि शिक्षा एवं स्वरोजगार पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। आइए कार्यक्रम में जो है वो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और अब यहाँ पर रुख करते हैं डॉक्टर राजवीर शर्मा जी का। तो डॉक्टर शर्मा, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आपका भी जो विषय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है अभी के समय को अगर देखा जाए, तो फिलहाल के लिए ये जानना आपसे चाहेंगे कि अभी रबी की कौन कौन सी ऐसी मुख्य फसलें हैं जो खेतों में लगी हैं, और अभी की स्थिति को देखते हुए आप क्या बताना चाहेंगे? अभी हमारी जो रबी फसलों की स्थिति है वो हमारे देश में किस तरह की है? ज्योत्सना, बिल्कुल सही बात है। जो है खरपतवार, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, किसान लोग भी जानते हैं कि खरपतवार जैसे ही फसलों में आते हैं तो वो हमारा जो किसान भाई इतना खाद पे पैसा लगाता है, पानी देता है, टाइम से बुआई करता है और खरपतवार फसलों से जल्दी उग जाते हैं, तो जो पोषक तत्व हैं, जो पानी फसल को मिलना चाहिए, वो खरपतवार ले जाते हैं, जिसके कारण उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, चाहे कोई भी फसल हो। इस समय जो है रबी के मौसम में जो फसलें किसान भाइयों ने लगा रखी हैं या लगाने जा रहे हैं, सबसे मुख्य फसल है गेहूं की। गेहूं के बाद आलू भी बहुत लगा रहे हैं। आलू में तो एक तो आलू निकल गया है, एक अभी खेतों में खड़ा है, और एक जो है दिसंबर के एंड या जनवरी के लास्ट वीक में दोबारा भी किसान भाई आलू लगाते हैं। प्याज की फसल की जो है नर्सरी तैयार कर रहे हैं दिसंबर के महीने में। तो और दूसरी जो है बैंगन की है, टमाटर है, गोभी की जो फसलें हैं और मूली वगैरह हैं, गाजर वगैरह हैं, ये सब जो है लगाई जा रही हैं और खेतों में खड़ी भी हैं। तो ऐसी अवस्था में खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर किसान भाई किसी कारण वजह से खरपतवार नियंत्रण नहीं कर पाता है तो उनको औसतन 25 से 35% तक का नुकसान बिल्कुल पक्का उनको हो जाएगा। अगर वो समय से, अच्छे तरीके से, अच्छे माध्यम से, अच्छे शाकनाशी का चुनाव करके अगर खरपतवार नियंत्रण करते हैं तो वो अपनी पैदावार का 25 से 35% अधिक जो है उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। क्या बात है? सबसे पहले ये बड़ी बात है। उसके बाद किसान भाइयों को पता होना चाहिए कि कौन कौन से खरपतवार जो हैं इस मौसम में पाए जाते हैं। लगभग 3 प्रकार के खरपतवार हमारी रबी के मौसम की फसलों में उगते हैं, जिनमें घास जाति के हैं,
चौड़ी पत्ती वाले हैं, नरकट खरपतवार हैं। और घास जाति के खरपतवारों में मुख्य जो किसान भाई जानते भी हैं, गेहूं की फसल में एक गुल्ली डंडा नाम का खरपतवार आता है, जिसको फेलस माइनर वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं, और पंजाब में कनकी कहते हैं, कहीं मंडूसी भी कहते हैं। तो ये गेहूं का मामा भी कहते हैं इसको, जी, जी। क्योंकि ये उसके साथ आ जाता है जी। तो कहने का तात्पर्य ये है। और दूसरा जो घास जाति का खरपतवार है वो है जंगली जई, उसके अलावा दूब है। ये 3 मुख्य खरपतवार जो हैं घास जाति के हैं। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की अगर हम बात करें, इसमें बथुआ है, खरबथुआ है, कृष्णनील है, हिरणखुरी है, जंगली पालक है। ये मोटे मोटे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं। इसके अलावा कभी कभी गाजर घास भी आता है और कटेली भी आती है। और तीसरी प्रकार के खरपतवार जो है नरकट खरपतवार, वो अधिकतर सब्जी की फसलों में ज़्यादा होता है, क्योंकि सब्जी की फसलों में जो है पानी ज़्यादा देते हैं। तो नरकट खरपतवार में, जिसमें मोथा जाति के खरपतवार हैं, ये 3 प्रकार के खरपतवार मुख्यतः रबी की फसलों में आते हैं। बिल्कुल। तो खरपतवार नियंत्रण हम किस तरीके से कर सकते हैं? खरपतवार की पहचान किस तरीके से की जा सकती है? खरपतवार हमारी जो मुख्य फसल है उसको प्रभावित ना करे, उसके लिए कौन कौन से ऐसे मुख्य कदम है जिसको शुरुआत में ही हम उठा सकते हैं, जिससे अपनी फसल को जो है वो नुकसान होने से बचाया जा सके? ये तमाम बातें डॉक्टर शर्मा आपसे आगे कार्यक्रम में हम ज़रूर जानेंगे, और उससे पहले देखते हैं इसी विषय पर आधारित हमारी खास रिपोर्ट। अच्छी पैदावार कौन नहीं लेना चाहता, लेकिन इसके लिए आपको फसलों की देखरेख करनी होगी और फसल को खरपतवार मुक्त रखना होगा। गेहूं की बात करें तो गेहूं में उगने वाली प्रमुख खरपतवार हैं गेहूं का मामा, कृष्णनील, मोथा, बथुआ, चटरी मटरी, हिरणखुरी, सैंची और अंकरी। साथ ही अंकरा, जंगली जई, जंगली पालक और जंगली गाजर भी गेहूं की प्रमुख खरपतवार है। फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान खरपतवारों से ही होता है, इसलिए गेहूं में समय से खरपतवार नियंत्रण करें। संकरी और चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारों की रोकथाम के लिए सल्फोस्फ्यूरान 75 WP की 33.0 ग्राम या मेटासल्फ्यूरान मिथाइल 5% की 40 ग्राम मात्रा को 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर पहली सिंचाई के बाद, लेकिन 30 दिनों की अवस्था से पहले प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। तिलहनी फसलों को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए 20 से 25 दिनों में एक बार निराई गुड़ाई करने से सरसों की फसल और जल्दी से बढ़ती है। शीतकालीन मक्का में खरपतवारों के रासायनिक नियंत्रण के लिए एट्राजिन की 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा का छिड़काव करके भी नियंत्रित किया जा सकता है। एट्राजिन की आवश्यक मात्रा को 800 लीटर पानी में घोल बनाकर बुआई के बाद, परंतु जमाव से पहले छिड़काव करना चाहिए। सब्जी फसलों में टमाटर में खरपतवार नियंत्रण करते समय खुरपी या कुदाल से गुड़ाई कर देने से पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। वहीं बंद गोभी में खरपतवार नाशी पेंडमिथिलिन या वासलिन की छिड़काव रोपाई से 1-2 दिन पहले करें और इसके तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवाओं का उपयोग करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो ये थी रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण पर हमारी ये खास रिपोर्ट। आपको एक बार फिर से बता दें, अपने आज के इस लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में हम बात कर रहे हैं कृषि शिक्षा एवं स्वरोजगार की, और साथ ही हम जानकारियां हासिल कर रहे हैं किस तरीके से रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण किया जा सके। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप कुछ भी जानना, समझना या पूछना चाहते हैं, तो आप सीधे हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 180011306061, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717 और हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो तीनों में से कोई भी एक विकल्प आप चुन सकते हैं और सीधे हमसे संपर्क जो है हमारे वैज्ञानिकों से आप साध सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शैलेंद्र और इसके साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर शर्मा। तो आइए कार्यक्रम में जो बातचीत है उसको आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर शैलेंद्र जी, क्योंकि आज आपसे हम बात कर रहे हैं कृषि शिक्षा में कृषि शिक्षा और स्वरोजगार की, अब यहाँ पर आपसे ये भी जानना मैं यहाँ पर ज़रूर चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने यहाँ बताया कि कृषि के क्षेत्र में जो है वो हमारे युवा भी अब आगे बढ़ रहे हैं, इसका फ्यूचर जो है वो क्या है?
अगर हम बात करें कि अगर कोई युवा अगर हमारा जो किसान बनना चाहता है या अगर आप ही की तरह वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, तो वो किस तरीके की पढ़ाई कर सकते हैं? और क्या 12वीं के बाद इसकी पढ़ाई की जा सकती है? क्या इसके भी किसी तरीके के कोई एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं? किस तरीके की प्रिपरेशंस जो है वो करनी होती है अगर कृषि के क्षेत्र में आगे हमारे कोई भी जो युवा हैं वो आगे बढ़ना या पढ़ना चाहे तो? जी ज्योत्सना जी, आपके दो प्रश्न इसमें बन रहे हैं। एक तो ये है कि जो हमारे वर्तमान समय में जो युवा वर्ग हैं वो कृषि शिक्षा में बढ़ रहे हैं आगे, उसके जो माध्यम हैं वो कृषि शिक्षा को किस हिसाब से अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। देखिए, कृषि को दो तरीके से अभी इस समय वर्तमान में देखा जा रहा है। एक हमारे देश की अपनी उत्पादन क्षमता, दूसरा हमें विदेशों में भी अपने प्रोडक्ट को ले जाना है। साथ ही साथ देखा जाए कि तकनीक का इतना ज़्यादा प्रयोग होने की संभावना बढ़ती जा रही है, खास करके जो है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं पुनः बताना चाहूँगा, और साथ ही साथ जैसे दूरसंचार की तकनीकियाँ हैं, इसको कृषि में जब समाहित करने की बात आती है तब कहीं न कहीं शिक्षा का मायने बढ़ जाता है और शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है। हमारे युवा जो अन्य डिफरेंट कई डिसिप्लिन से आ रहे हैं, डिफरेंट स्पेशलाइजेशन से आ रहे हैं, जैसे कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, अगर वो अपना कैरियर एग्रीकल्चर में बनाना चाहते हैं, कृषि में बनाना चाहते हैं, तो उनको कृषि शिक्षा लेनी पड़ेगी। हो सकता है कि वो एक सामान्य ग्रेजुएट की तरह से शिक्षा न लें, लेकिन उनके लिए ऐसी शिक्षा जरूर उपलब्ध कराई जा रही है जिससे उनको कृषि के बारे में ज्ञान पर्याप्त मिल जाए और वो अपने जो पुराना ज्ञान है उनका, जिस सब्जेक्ट से वो आए हैं, उसको समाहित करके एक कृषि में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। तो हमारे बहुत से युवा कई ऐसे अनेक विषयों से निकल करके कृषि में अपना करियर बनाने के लिए आज के समय में आ रहे हैं और उसमें हमें बड़ा हर्ष हो रहा बताने में कि जो कृषि शिक्षा का आयाम भी इसी हिसाब से बढ़ता जा रहा है। एक बात ये होती है कि कृषि में आपको ग्रेजुएशन करना, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट करना है, फिर जैसा आपने कहा कि साइंटिस्ट बनना है, वो एक लाइन है। दूसरी लाइन है कि हमने अगर कॉमर्स से किया है, कंप्यूटर साइंस से कुछ करके आए हैं ग्रेजुएशन, और हम अपना करियर कृषि में बनाना चाहते हैं, तो क्या कृषि शिक्षा हमारा सहयोग करती है? ऐसे लोगों के लिए भी कृषि शिक्षा बहुत ही मतलब रेलेवेंट है आज के समय में, क्योंकि जो हमारी संस्थाएं हैं उनमें निरंतर ये शोध और ये विचार चलता रहता है कि हम अपनी कृषि शिक्षा को ज़रूरत के हिसाब से कैसे ट्यून करें और कैसे आगे बढ़ाएं। और उसमें आप देखेंगे तो शिक्षा का जो विभिन्न आयाम निकल करके आते हैं, कहीं न कहीं ये हमारे जितने भी युवा हैं उनके पूरे के पूरे जो ज़रूरत होता है उसको पर्याप्त रूप से हम पूरा कर रहे हैं कृषि शिक्षा के माध्यम। दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा वैज्ञानिक बनने के लिए, उसमें आपको क्लास 12th के बाद ग्रेजुएशन करना है, जिसमें कि हमारे विश्वविद्यालयों में या कृषि विद्यालय, महाविद्यालय जो हैं उनमें इसकी पाठ्यक्रम जो है उपलब्ध है। ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको ICAR कहते हैं, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, वहाँ पर एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है। उसको अगर आप देते हैं तो आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो ARS साइंटिस्ट बन सकते हैं। वैसे आप सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के रूप में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में भी काम कर सकते हैं। साथ ही साथ वैज्ञानिक और शिक्षा दोनों कृषि में करने के लिए आपको कृषि विश्वविद्यालय या कृषि महाविद्यालय में भी अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मिनिमम पढ़ाई MSc है, मास्टर लेवल की, और आप डॉक्टरेट उसमें जरूरी होता है आगे के करियर के लिए। बिल्कुल, और इससे संबंधित जानकारी भी आगे आपसे हासिल जरूर करेंगे। कार्यक्रम में वक्त तो चला है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार
हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं कृषि शिक्षा एवं स्वरोजगार की, और साथ ही जान रहे हैं कि किस तरीके से रबी फसलों में आप कर सकते हैं खरपतवार नियंत्रण। हमारे पहले कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, महावीर सिंह जी झुंझुनू राजस्थान से। आइए उनका सवाल ले। हेलो हेलो हेलो, महावीर जी के सिंह जी के साथ शायद हमारी जो लाइन है वो डिस्कनेक्ट हो गई है। आइए चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं, या फिर हमारे ईमेल आईडी और हमारे व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो डॉक्टर राजवीर शर्मा जी, आपसे अब मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी, क्योंकि हम बात करें खरपतवार नियंत्रण की, खास करके रबी फसलों में, तो जब हम खरपतवार नियंत्रण करते हैं रबी फसलों में या किसी भी फसल में, तो क्या उसका कोई एक निर्धारित समय पर खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए? इसके बारे में सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी। बिल्कुल ज्योत्सना जी, ऐसा है कई बारी किसान भाई जो है, क्योंकि खरपतवार जो है उनका डायरेक्ट नुकसान जो है दिखाई नहीं देता किसान को। अगर कीड़ा लगा है तो किसान को कीड़ा दिख जाता है, बीमारी लगी है तो बीमारी का लक्षण दिखाई दे जाते हैं किसान को। लेकिन खरपतवार जो धीरे धीरे उगते हैं तो वो ज़्यादा किसान भाई ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं स्टार्टिंग में। लेकिन जब खरपतवार बढ़ जाते हैं तो वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या करें, हमारी फसल 60 दिन की हो गई है, खरपतवार बहुत बड़े हुए हैं, क्या करें? तो उस समय हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता है, क्योंकि खरपतवार नियंत्रण करने के लिए किसान भाइयों को एक निश्चित अवधि के दौरान दवाई का छिड़काव करना पड़ता है। एक निश्चित अवधि के दौरान ही निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, जिससे उसको भरपूर फ़ायदा मिलता है। अब एग्जाम्पल है गेहूं की फसल। अगर गेहूं की फसल आपकी 25 दिन की है, पहला पानी लगाते हैं गेहूं की फसल में, 25 से 35 दिन के अंदर किसान भाई पानी देते हैं। पानी देने के तुरंत बाद जो है खरपतवार निकलते हैं, और उन खरपतवारों को अगर आप 30-35 दिन के अंदर में उसी दौरान में अगर नियंत्रण नहीं करेंगे तो काफ़ी नुकसान किसान को होगा। कभी कभी किसान बोलता है कि आज मेरी गेहूं की फसल 2 महीने की होगी है, खरपतवार का क्या करें? तो उस समय हमारे पास विकल्प नहीं होते खाली निराई गुड़ाई के अलावा। जैसे गेहूं की फसल है, किसान भाई गेहूं की फसल 2 तरीके से लगाते हैं। एक तो लोग पलेवा दे के 15 नवंबर से किसान जो है गेहूं की बुआई शुरू कर देता है, और वो जो है दिसंबर के फर्स्ट वीक तक चलती है। और आजकल तो जैसे सबको पता है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रही है, और दिसंबर के महीने में तो लोग जो है मैडम रजाई ओढ़ते थे पहले, और आजकल तो स्वेटर ही पहनना ना पसंद नहीं करते क्योंकि गर्मी इतनी हो गई है। तो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से टाइम ऑफ सोइंग का भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि गेहूं की फसल को अच्छे जमाव के लिए टेम्परेचर डाउन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो टाइम की सोइंग भी किसान भाई दिसंबर के 10 दिसंबर तक करने को करते हैं। पछेती जो गेहूं की बुआई है, उसी हिसाब से जब गेहूं की बुआई की जाती है उसके बाद 25 दिन में, जैसे मैंने पहले बताया, पानी देते हैं। पानी देने के बाद 10 दिन के बाद खरपतवार आते हैं, तो उस समय वो जो है दवाई आती है, घास आती है खरपतवारों को मारने के लिए, सल्फोसल्फ्रोन। ठीक है, सल्फोसल्फ्रोन दवाई। डॉक्टर राजवीर जी, आपसे हम यहाँ पर आगे जरूर इसके बारे में जानकारी लेंगे। हमारे अगले कॉलर जो है हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त हमारा इंतजार कर रहे हैं, पहले उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ नमस्ते मैम। रंजीत कुमार जी, आपका स्वागत है, सुपौल बिहार से आपने हमें फोन किया है। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? नमस्ते मैम जी नमस्कार। कह रहा हूँ
कह रहा हूँ मेरे मेरे यहाँ 3 प्रमुख फसल होता है, यानी कि सबसे प्रमुख फसल मेरा राजमा का रबी में है, राजमा दलहनी में है, और यानी मक्का और गेहूं तीनों का यानी कि खरपतवार नियंत्रण करने के लिए पेंडीमेथलिन हम चलाते हैं मैम। ठीक है। उसके बाद यानी राजमा में यानी कि ऊपर से कोई दवाई देने वाला है, जैसे 30 दिन का अवस्था, 35 दिन का अवस्था में? ये सवाल है मेरा। ठीक जी। डॉक्टर रंजीत जी, सुपौल डिस्ट्रिक्ट में ये क्या बिहार के नॉर्थ बिहार डिस्ट्रिक्ट्स में गेहूं और मक्का और राजमा काफ़ी उगाई जाती है, क्योंकि मैं 5 साल मखाना अनुसंधान केंद्र का अध्यक्ष रहा हूं दरभंगा में, तो मुझे वहां का ज्ञान है। लेकिन राजमा के लिए प्री इमरजेंस हर्बिसाइड जैसे आपने बताया पेंडीमिथिलिन डालने के बाद 25-30 दिन के बाद जो है दवाई की आवश्यकता नहीं होगी, खरपतवार नियंत्रण अच्छी तरीके से हो जाएगा। अगर कभी कभी खरपतवार ज़्यादा होता है तो आप उसको निराई गुड़ाई द्वारा राजमा की फसल में खरपतवार निकाल सकते हैं। दूसरी बात, गेहूं की फसल, गेहूं जो है बिहार के अंदर अधिकांश क्षेत्र में जो है सूखा मिट्टी में गेहूं बोया जाता है और उसके बाद हल्का पानी लगाते हैं। उस समय जो है पेंडीमिथिलिन जैसे आपने बताया दवाई डालिए, और पेंडीमिथिलिन दवाई की मात्रा जो है 500 ग्राम से 750 ग्राम तक प्रति हेक्टर, शुद्ध मात्रा बोल रहा हूं मैं, प्रति हेक्टर का मतलब 2.5 एकड़, ये इतनी मात्रा पेंडीमिथिलिन की लें और 500 लीटर पानी में घोल बनाकर के गेहूं के बोने के 1 या 2 दिन में जो है आप इस दवाई का समान रूप से खेत में छिड़काव करेंगे। रही बात मक्का की, रबी मक्का में जो आप लगाते हैं, मक्का काफ़ी क्षेत्र में बिहार में लगाई जाती है, उसके लिए जो है मक्का लगाने के 1-2 दिन बाद एट्राजिन नामक दवाई है जिसकी 1 किलो मात्रा प्रति हेक्टर, जब मैं प्रति हेक्टर की बात करता हूं तो वो 2.5 एकड़ का क्षेत्रफल होता है, और 500 लीटर पानी में इसका घोल दवाई का बना करके समान रूप से खेत में छिड़काव करें। प्री इमरजेंस का मतलब ये होता है फसल के जमने से पहले और खरपतवारों के जमने से पहले, मतलब ना तो खरपतवार जमे हो और ना ही फसल जमी हो, तो एट्राजिन का दवाई का प्रयोग करना है। अगर फसल जम गई है और खरपतवार जम गए हैं तो इस दवाई का प्रयोग ना करें, निराई गुड़ाई द्वारा ही उस अवस्था में खरपतवार नियंत्रण करें। बिल्कुल। तो रंजीत जी, हम उम्मीद करेंगे आपकी समस्या का समाधान यहाँ पर आपको मिल गया है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो के साथ। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ, किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक है, ये भी अब पक के तैयार होगी, ये भी इसने काट के और पराली ने जड़ा के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जड़ा के? हाँ ताऊ, तो पर्यावरण तो खराब करेगा, ये लिए हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का ताना जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के हो जाए। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है, और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। आइए यहाँ पे कार्यक्रम में जो है वो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे कॉलर हमारे साथ मौजूद है नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से। आइए उनका सवाल ले। हेलो नंदस्वरूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमें बाराबंकी उत्तर प्रदेश से फोन किया है, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा। मैं जानना चाहता हूँ जो कृषि रोजगार स्वरोजगार योजना है, इसके तहत अगर क्योंकि हमारी सबकी ग्रोथ कम पड़ रही है, लड़के बच्चे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कम पड़ रही है, तो ऐसी दशा में उनको नया रोजगार देने के लिए उनकी कितनी पढ़ाई होनी चाहिए, क्या उम्र होना चाहिए? और दूसरी चीज हम खरपतवार बांधने में ये जानना चाहते हैं कि हमें खर का निस्तारण करना चाहिए कि जो है प्रबंधन करना चाहिए, कि उसका नियंत्रण करना चाहिए, कि खर न होने पाए तो हमें फसल चक्र अपनाना चाहिए। होता क्या है, खरपतवार आने के जो वजह होती, पानी में बरसात में बह करके आ जाता है, हवा द्वारा आ जाता है, जल द्वारा आ जाता है, मनुष्य अपने खेत का पका हुआ खर हमारे खेत में बाहर करता है, इसके वजह से खर आ जाते हैं। तो इसके किस प्रकार से उसको जी बिल्कुल, तो डॉक्टर शैलेंद्र जी पहले तो आपसे ही जानना चाहिए। जी देखिए, इन्होंने प्रश्न जो पूछा बहुत अच्छा। आजकल हमारे ज़्यादातर जो खास करके ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं या शहरी क्षेत्र के युवा हैं, उनका एक झुकाव रहता है कि हम हायर एजुकेशन में जा करके अपने कम समय में पढ़ाई करके किसी व्यवसाय में अपना जो है वो जीवन आगे बढ़ाएं। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप क्लास 12 पास करके किसी न किसी कृषि शिक्षा से संबंधित संस्था से जुड़ जाएं। जैसे मैं इस परिप्रेक्ष्य में आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, उसने कई डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज शुरू कर रखे हैं, और वो एक निहित क्षेत्र को जो है वो पढ़ाई के बारे में आपको जागरूक पैदा करते हैं, जिसमें आपको ज्ञान के साथ साथ आपको कौशल विकास भी आपका होता है। तो अगर आप मिनिमम 12 पास हैं तो आप हमारे विश्वविद्यालय से जुड़ सकते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से। और जिस क्षेत्र में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, जैसे जैविक खेती है, जैसे फूड प्रोसेसिंग है, खाद्य प्रसंस्करण जिसको कहते हैं, आजकल इसका जो है बहुत अच्छे तरीके से व्यवसाय बनाया जा सकता है, जिसमें आम का अचार है या चटनी है, इस टाइप का जो प्रोडक्ट बना करके लोग अपने घरेलू स्तर पर बना के बेचते हैं। तो ऐसे पाठ्यक्रमों को हमारे विश्वविद्यालय द्वारा संचालन किया जा रहा है, जो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से किया जा रहा है। आपको कहीं आने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर के पास किसी एक संस्था से आपको जोड़ दिया जाएगा, और उस संस्था में रहते हुए आपको दोनों प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों ज्ञान आपको दिया जाएगा। इससे आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं किसी एक निहित रोजगार में। तो ये पाठ्यक्रम करने के लिए मिनिमम आपको क्लास 12 पास होना चाहिए, 12 पास होना चाहिए। जी मैडम। जी बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, अब आप क्या बताना चाहेंगे? उनका प्रश्न आपसे भी था। बिल्कुल है, ये मिश्रा जी ने क्वेश्चन सही पूछा है कि भाई क्या हम फसल चक्र अपनाएं जिससे खेत में जो है खरपतवारों का प्रकोप ऑटोमेटिकली कम हो। देखिए, जब खरपतवारों की खेतों में संख्या कम करने के लिए आपको स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना है कि हम बीज अच्छा चुनाव करें। उस बीज के अंदर खरपतवारों के बीज नहीं होने चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपको एक सर्टिफाइड एजेंसी से आपका अच्छा बीज फसल का चुनाव करना है। दूसरी बात जो है, खेत के अंदर जिस खेत में आपने फसल लगानी है उसमें पहले बोने से पहले जो है आप एकल का पानी लगाइए। क्या होता है, पानी लगाने के बाद जो खरपतवारों के बीज होते हैं ऊपरी सतह में, वो सारे के सारे उग जाते हैं, और 10-15 दिन बाद उसमें ट्रैक्टर से जुताई कर दीजिए। ये प्रक्रिया किसान भाई अगर 1 से 2 बारी अगर अपनाएंगे तो काफ़ी हद तक, मतलब मैं कह रहा हूँ 50% तक का खरपतवार नियंत्रण ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और उसके बाद आप पलेवा दे करके खेत की में फसल की बुआई कीजिए, तो फसल में खरपतवारों का प्रकोप काफी कम होगा। ठीक है, खरपतवार से संबंधित और भी कई प्रश्न जो है डॉक्टर शर्मा आपके लिए व्हाट्सएप पर भी हमारे पास लगातार आ रहे हैं, और हमारे एक अगले कॉलर भी हमारे साथ अनुज किशोर जी चंपारण बिहार से मौजूद है फोन लाइन पर। उनका सवाल लेते हैं। हेलो अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे आप, क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न है मैडम कि गेहूं में कितने दिन के बाद खरपतवार नियंत्रण किया जाता है? ताकि मेरा गेहूं बोए हुए 1 सप्ताह हो गया है और उसमें बहुत सारा खरपतवार जमा हुआ है। कौन सा मेडिसिन हम लगाएंगे, कौन दवा डालेंगे, जो और कितने दिन के बाद? ठीक है, कौन सी फसल है आपकी? गेहूं। ठीक, अनुज जी आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है। पहले ये बताइए, आप गेहूं जो है सूखे में लगाते हैं या पलेवा दे के लगाते हैं? नहीं, सूखे में लगाते हैं। हाँ बिल्कुल, बिहार के क्षेत्र में मैंने पहले भी बताया है चर्चा में कि बिहार में अधिकांश गेहूं जो है
सूखे में लगाया जाता है। जब गेहूं सूखे में लगाया जाता है तो जैसे गेहूं की बिजाई आज आपने की है, अगले दिन जो है पेंडिमिथिलिन दवाई जो है आप उसमें 500 ग्राम से लेके 750 ग्राम तक प्रति हेक्टर की जब मैं बात करता हूं अनुज जी, 2.5 एकड़ की बात होती है। और 500 लीटर पानी में इस घोल बना करके गेहूं की बुआई के 1 या 2 दिन बाद आप उसमें समान रूप से छिड़क दें। ये है जो किसान भाई गेहूं को सूखे में बोते हैं, और जो किसान भाई पलेवा दे करके बोते हैं, उस अवस्था के अंदर किसान भाइयों को गेहूं की फसल में नियंत्रण करने के लिए एक सल्फोसलन दवाई आती है, उसकी 25 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टर शुद्ध मात्रा सक्रिय तत्व प्रति हेक्टर और पानी की मात्रा 500 लीटर में घोल बना करके जब गेहूं की फसल आपकी 30, 25 या 35 दिन के दौरान 25 से 35 के दौरान आप इसका छिड़काव करेंगे तो खरपतवारों को गेहूं की फसल में अच्छी तरह नियंत्रण आप कर सकते हैं। ये 2 अवस्था है गेहूं में। अगर आपने सूखा बोया है तो पेंडिमिथिलिन, और आपने पलेवा दे के बोया है तो सल्फोसल्फोन दवाई 25 से 35 दिन की अवधि के टाइम पे। जी बिल्कुल। और इसी के साथ आइए अब हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं डॉक्टर शैलेंद्र का। डॉक्टर शैलेंद्र जी, अब आपसे यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँगी, आपने यहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग का क्या रेलेवेंट है वो भी आपने बताया, लेकिन जो हमारे युवा अब कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उनका फ्यूचर, उनका भविष्य कृषि के क्षेत्र में क्या है? क्योंकि टेक्नोलॉजी और AI की जिस तरीके से हम आजकल के समय में चर्चा करते हैं, टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ड्रोन का प्रयोग भी जो है वो अब किया जा रहा है, और किस तरीके की ऐसे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आगे ले जा सकते हैं हमारे युवा, और किस तरीके से इसमें अपना भविष्य जो है वो बना सकते हैं? इसके बारे में डॉक्टर शैलेंद्र जी आपसे हम ज़रूर जानेंगे, लेकिन कार्यक्रम में फिलहाल के लिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये भी इसने काट के और पराली ने जड़ा के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जड़ा के? हाँ ताऊ तो पर्यावरण तो खराब करेगा, गेली हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का ताना जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के होज हैं। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना, उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं कृषि शिक्षा एवं स्वरोजगार की, और इसके साथ ही जान रहे हैं कि रबी फसलों में किस तरीके से आप कर सकते हैं खरपतवार नियंत्रण। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमारे साथ जो है वो संपर्क साध सकते हैं, फोन कीजिए या व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर शैलेंद्र जी, आपसे मैंने ये प्रश्न किया था कि किस तरीके का जो है वो फ्यूचर आप देखते हैं कृषि के क्षेत्र में, इसके बारे में आपसे जानेंगे। हमारे अगले कॉलर जो है हमारे साथ इस वक्त लेकिन पहले फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो
जी नमस्कार मैम। विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सागर मध्य प्रदेश से आपने हमें फोन किया, सवाल पूछिए। जी बिल्कुल शुक्रिया मैम। मेरे दो सवाल है। पहला सवाल में था कि कृषि शिक्षा के बारे में ये जानना चाह रहे थे कि जो रासायनिक दवाइयाँ या फिर प्राकृतिक जैविक दवाइयाँ होती हैं, इसकी मार्केटिंग यानी प्रचार प्रसार में युवाओं की क्या अवसर है, इस फील्ड में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, जो कि दवाइयों का प्रचार प्रसार करते हैं, इसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा सवाल ये था कि जो रबी की फसलें हैं, इनमें खरपतवारों के लिए रसायनों का कम से कम इस्तेमाल हो, तो कुछ ऐसे यंत्र या फिर ऐसे उपाय बताएं जिसमें हमें दवाइयों का इस्तेमाल कम से कम करना पड़े और रबी खरपतवारों का निराकरण भी हो सके। थैंक यू जी। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके। डॉक्टर शैलेंद्र, विपिन जी, देखिए आज के समय में जो आपका प्रश्न है बहुत ही रिलेवेंट है, बहुत ज़्यादा इस प्रश्न का जो है वो स्वागत है। आजकल के जितने युवा हैं वो अपना कैरियर हमारे ज़्यादातर जो है वो इनपुट डीलर्स के रूप में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे खाद बेचते हैं, रासायनिक रसायन बेचते हैं, कई तरीके के रसायन बेचते हैं, चाहे वो खरपतवारनाशी हों या दवाओं या बीमारियों को ख़त्म करने के लिए। लेकिन इसी दौरान जब हमारे जैविक खेती का कहीं न कहीं बात चलती है या हमारे प्राकृतिक खेती की बात चलती है, जो निश्चित रूप से जैविक पद्धति द्वारा बनाई गई जो हमारे पास ऐसी दवाएं हैं, उनका जो है वो उत्पादन और उसका मार्केटिंग करना जरूरी। इसीलिए हम बार बार आपसे निवेदन कर रहे हैं कि कृषि शिक्षा में आप अपने आप को आगे बढ़ाएं और साथ ही साथ कृषि शिक्षा का मतलब कि किसी एक संस्था से जुड़ करके शिक्षा लेना ही नहीं है, बल्कि आप अपने लोकल जो वहाँ पर संस्थाएं हैं उनसे भी जुड़िए और साथ ही साथ अपने घर में भी जो पुरानी कृषि की पद्धति रही है उससे भी शिक्षा ले करके और उसमें जो है इनोवेशन करके ऐसा प्रोडक्ट निकालिए जिस प्रोडक्ट का मार्केट में ज़रूरत है और जिस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारी सरकार भी काफ़ी सहायता करने के लिए तैयार है। तो आज के क्षेत्र में, आज के समय में कृषि के क्षेत्र में जैविक दवाओं का, जैविक खाद, ये जो वनस्पतियाँ जो मारने की दवाएं हैं वो, या दवाओं या बीमारियों को ख़त्म करने के लिए जो अनेक तरीके की बनाई जाती है, उनकी बहुत मांग है और ऐसे में केवल युवा ही हमारे देश को सहायता प्रदान कर सकते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल। और हमारे कॉलर महावीर सिंह जी एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, झुंझुनू राजस्थान से। आइए उनका सवाल लें। हेलो महावीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में हमारे। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे आप? मैडम मैं ये पूछ रहा था कि एक तो खरपतवार के प्रति जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया था, तो आप ही के चैनल पे ये टोटल नाम की जो दवा है, अगर आप अपने टीवी की, मैंने सुना था एक बार, जी टीवी की आवाज को अगर बंद करके जल्दी से प्रश्न पूछेंगे तो साफ आवाज में सुनाई दे पाएगा। ये टीवी की आवाज बंद कर दी मैंने जी। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि टोटल नाम की जो दवा है ना खरपतवार के लिए, तो वो दवा है बता रहे थे आपके यहाँ टीवी पे डॉक्टर साहब ने जी, और अभी आप डॉक्टर साहब बता रहे हैं दूसरी, तो किसान तो भ्रमित होता है ना कि यह डाले कौन सी डाले जी। और नंबर दूसरा ये है कि अभी आपने बताया था कि 12वीं पास के बाद में हमारे यहाँ विश्वविद्यालय से जुड़े तो उसको सवलत मिले, क्या विकलांग को भी मिल सकता है? ठीक है, बिल्कुल। जी 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 जी, बहुत अच्छा प्रश्न जी। खरपतवार जी महावीर जी, जैसे आपने बताया कि कुछ लोगों ने टोटल दवाई का जिक्र किया होगा, पहले हमने टोटल दवाई का जिक्र नहीं किया है। क्या होता है कि सल्फोसल्फ्रोन और प्लस मेटसल्फ्रोन दवाई का एक मिश्रण आता है जिसमें घास जाती है खरपतवार और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार दोनों को मिलाकर के ये दो दवाई आती हैं, सल्फोसल्फ्रोन प्लस मेटसल्फ्रोन, जिसमें सल्फोसल्फ्रोन की मात्रा 20 ग्राम है और मेटसल्फ्रोन की मात्रा 4 ग्राम है। तो ये जो मिश्रण है इसको मार्केट में कई नामों से बिकते हैं। मैं यहाँ किसी नाम का जिक्र नहीं करना चाहूँगा अपनी तरफ से, आपने जिक्र किया है और मैंने भी पहली चर्चा में किसी व्यापारिक नाम का कोई चर्चा मैंने नहीं की है। तो ये दोनों दवाइयों को आप बाज़ार से खरीदें और दोनों को आप मिश्रण करें, या तो अपने आप करें या दुकानों पे इन दोनों दवाइयों का मिश्रण कई नामों से बिकता है। तो उसका प्रयोग गेहूं की फसल में आप जो है करने से सारे प्रकार के खरपतवार, क्योंकि खेतों में क्या होता है, किसी खेत में घास जाति के खरपतवार ज़्यादा होते हैं, किसी खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार ज़्यादा होते हैं और किसी खेत में दोनों प्रकार के खरपतवार ज़्यादा होते हैं। तो अवस्था के हिसाब से दवाई का चुनाव करना है महावीर जी। तो कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। आप किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र से या
पूसा संस्थान से कभी भी टोल फ्री नंबर पे आप चर्चा कर सकते हैं। कोई भी खरपतवार नियंत्रण से संबंधित कोई समस्या आपकी हो तो आपका हमेशा स्वागत है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर शैलेंद्र जी, आपसे दूसरा भी प्रश्न था कि जो हमारे दिव्यांग जन हैं उनसे उनका क्या कृषि में, बेशक वो लोग सब ज्वाइन कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने बताया कि कहीं न कहीं दूरस्थ शिक्षा का जो आजकल हमारा जो माध्यम है कृषि शिक्षा का, उसका महत्व बढ़ जाता है कि आपको किसी एक जगह पे जाने की ज़रूरत बार बार नहीं पड़ती है। अपने घर के पास किसी कृषि विज्ञान केंद्र या किसी नज़दीकी संस्था में आपका जो है एडमिशन करवा करके और हमारे विश्वविद्यालय द्वारा पठन पाठन का कार्यक्रम किया जाता है। तो आप निश्चित रूप से कोई भी हमारे कृषि शिक्षा में 12वीं पास ज्वाइन कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और इसी के साथ यहाँ पर हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और व्हाट्सएप के जरिए जो हमारे पास प्रश्न आए हैं उनको करेंगे शामिल। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं कृषि शिक्षा और स्वरोजगार की, और उसके साथ ही जानकारी हासिल कर रहे हैं कि किस तरीके से रबी फसलों में आप कर सकते हैं खरपतवार नियंत्रण। और व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास कुछ प्रश्न आए हैं कार्यक्रम में, आइए उनको शामिल करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, ये हमें भेजा है महेश विश्वकर्मा जी ने MP भोपाल से, और ये प्रश्न डॉक्टर शर्मा आपके लिए है। वो ये पूछते हैं कि गेहूं की बुआई के कितने दिन पश्चात खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव करना चाहिए जिससे हमारी फसल को नुकसान ना हो। लेकिन इसी प्रश्न में एक प्रश्न मैं आपके लिए यहाँ पर जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि जब हम किसी भी ऐसी दवा का छिड़काव करते हैं तो किस तरीके के प्रिकॉशंस जो है वो हमें लेने चाहिए, उसके बारे में भी मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल जोशन जी, ये आया है MP से सवाल कि गेहूं की फसल में, जैसे मैंने अभी पहले चर्चा की थी, गेहूं की फसल आपने पलेवा देकर, पलेवा का मतलब ये होता है कि पानी देकर खेत की अच्छी तरह जुताई करके फिर अगर गेहूं बोया है तो उसमें पहला पानी 25 दिन पे लगता है। 21 से 25 या 28 या 30 दिन तक पानी किसान भाई लगाते हैं, उनकी जैसी ही सिचुएशन है खेत की। तो पहला पानी लगाने के 10-12 दिन बाद जो है खेतों में खरपतवार काफ़ी मात्रा में पैदा होते हैं, और उस समय दवाई जैसे मैंने बताई कि अगर घास जाती है, खरपतवार ज़्यादा है, तो सल्फर 25 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टर की दर से यूज़ कीजिए। अगर मान लो चौड़ी पत्ती वाले ज़्यादा हैं तो मेट सल्फोन दवाई की 4 से 6 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टर की मात्रा प्रयोग करें। अगर दोनों तरह के खरपतवार हैं तो सल्फोन 20 ग्राम प्लस मेट सल्फोन 4 ग्राम, दोनों दवाइयों को मिश्रण करें
और 500 लीटर पानी में घोल बनाएं तो जो है 25 से 35 दिन के अंदर गेहूं की फसल में इसका छिड़काव करें। इन दवाइयों का मिश्रण बाजार में कई व्यापारिक नामों से बिकता है, तो अगर ये दोनों दवाई आपको मिला के डालनी है, खरपतवार दोनों तरह के हैं, तो आप जिस दवाई से जिस दुकान से आप खरीदें तो उसको बताना कि भाई ये दोनों दवाई मेरे को डालनी है, दोनों प्रकार के खरपतवार मेरे खेत में हैं, तो कौन सी दवाई का वो कौन सा वो बताएंगे, वो व्यापारिक नाम के हिसाब से बताएंगे। हम व्यापारिक नाम की चर्चा इस जो है किसी माध्यम से नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। डॉक्टर शैलेंद्र, अब आपसे मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी, कृषि शिक्षा और स्वरोजगार में अगर हम बात करें अब स्वरोजगार की, तो जब हमारे युवा कृषि शिक्षा हासिल कर लेते हैं तो किस तरीके के बिजनेस या किस तरीके के स्टार्टअप जो है वो शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, बहुत नए नए आयाम कृषि में आ चुके हैं। हमने कई ऐसे विद्यार्थी हमारे से जुड़े हुए हैं जिन्होंने जैविक खेती के बारे में स्टार्टअप शुरू किया है, जैसे बर्मी कंपोस्ट का उत्पादन, जो केचुआ खाद जिसको कहते हैं, उसका उत्पादन कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ड्रोन को प्रयोग कर रहे हैं और ड्रोन का जो है वो कस्टम हायरिंग बेसिस पे अपना जो है व्यवसाय स्थापित किए हैं। बहुत से ऐसे हमारे लर्नर हैं जिन्होंने ये खेती का किया कि जो हमें ऑफ सीजनल वेजिटेबल है, जैसे राउंड द ईयर हमें प्रोडक्शन मिलता रहे, उसके लिए उन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया है। तो कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं स्टार्टअप की, और अपार नंबर के जो है स्टार्टअप इसमें ऑलरेडी चल भी रहे हैं। करीब करीब लाखों स्टार्टअप ऑलरेडी इसमें चल रहे हैं और पूर्ण रूप से सरकार का सहयोग मिल रहा है, सरकार की तरफ से पूरा प्रोत्साहन मिल रहा है। कृषि शिक्षा में हम लोग तत्पर रहते हैं कि किसी तरीके से किसी विद्यार्थी को जो शिक्षा से संबंधित अगर ज़रूरत है उसको त्वरित पूरा किया जाए। तो कृषि के क्षेत्र में जो स्टार्टअप है ये एक नया रेवोल्यूशन लेकर के आने वाला है और आ चुका है, जिसमें हमारे काफ़ी नौजवान जो है अपने जीवन यापन कर रहे हैं। तो अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो क्या उसमें किसी तरीके की क्या कोई ट्रेनिंग भी दी जाती है? अगर कोई अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहे तो क्या किसी तरीके का प्रशिक्षण हासिल कर सकता है? किसी तरीके की मदद जो है वो क्या हमारे वैज्ञानिकों से मिल सकती है कि कौन सा फील्ड जो है वो उनको चुनना चाहिए? देखिए, फील्ड तो आपको सर्वे करना पड़ेगा। फील्ड के बारे में जानकारी लेनी है, सबसे निकटतम और सबसे उचित जो संस्था होती है कृषि विज्ञान केंद्र, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अंदर में आते हैं, और उनसे आप जुड़ाव अपना करेंगे। अगर उनसे संतुष्टि नहीं बनती है तो ICAR के बहुत से संस्थाएं हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, बहुत सारे जो है वो हमारे पास, जैसे भारत में हमारे पास एक मैनेज है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का एक प्रबंधन, कृषि में प्रबंधन संस्था है, वो काफ़ी उसके बारे में बताते हैं। NIRD है जिसको हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कहते हैं हैदराबाद में। इन सभी संस्थाओं से जुड़ करके आप, या किसी प्रबंधन संस्था जैसे IIM है, इन सब से जुड़ करके आप ये जानकारी ले सकते हैं कि स्टार्टअप हम शुरू कैसे करें। इसके साथ ही साथ आपको इतना प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सरकारी जो है हमारी परियोजनाओं से आप अपने आप को अगर जुड़ाव रखेंगे तो आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो युवा इसमें निरंतर प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी युवा जो है उसमें सफल भी हो रहे हैं। रास्ता बहुत आसान है, केवल आपकी सोच और लगन की ज़रूरत है। कृषि शिक्षा भी आपके द्वार पर दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। जी बिल्कुल। हमारा अगला प्रश्न हमें भेजा है प्रवीण मालवीय जी ने, जिला खंडवा मध्य प्रदेश से, और वो ये लिखते हैं कि खेतों में जो खरपतवार है यदि उसको निकाल कर खेत में नाली खोदकर सड़ने के लिए छोड़ दिया जाए तो खेती में इसका क्या कोई लाभ मिल सकता है? बिल्कुल ऐसा है, जैसे कि खरपतवार जो हम वर्मी कंपोस्ट या जो बनाते हैं, जितना भी भूसा वगैरह खेतों में पड़ा रहता है उसको इकट्ठा करके हमारे यहाँ बायोमास यूनिट है पूसा इंस्टीट्यूट के अंदर, तो वो सारा सूखा हुआ जो भी फसलों का अवशेष है उसको हम सड़ाते हैं और खाद के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। किसान भाई भी अगर खरपतवार, देखिए खरपतवार नियंत्रण किया है आपने, खरपतवार को खेत से बाहर निकाल दिया है, लेकिन खरपतवार आप उस अवस्था में निकालें कि बीज बनने से पहले। अगर बीज खरपतवार का बन गया है और उस टाइम निकाल रहे हैं तो बीज तो आधा खेत में गिर गया है। तो खेत में खरपतवार का बीज बनने से पहले उसकी निराई गुड़ाई द्वारा खेत से बाहर निकाल दीजिए और उसको सूखने दीजिए, और सूख करके आप एक गड्ढे में अगर उसको दबाएंगे और उसमें कुछ खाद वगैरह डालेंगे तो उसका खाद के रूप में 15-20 दिन में वो सड़ जाएगा और उसको खाद के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उसमें खरपतवारों के बीज नहीं होने चाहिए, इसीलिए मैंने कहा। नहीं तो आप क्या करेंगे, खरपतवारों का आपने खाद बनाया और उसी को खेत में डाल दिया तो बीज दोबारा से खरपतवार दोबारा से खेत में फसल में उग जाएंगे। रही बात दूसरी
ज्योत्सना जी ने एक प्रश्न पूछा था कि खरपतवार जो नाशी यूज़ करते हैं तो क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि खरपतवार नाशी जो है हर्बिसाइड होते हैं, जहरीली प्रवृत्ति के होते हैं। तो ऐसी अवस्था में किसान भाई जब दवाई का छिड़काव करें तो अपने पूरे प्रोटेक्टेड कपड़े पहने, चश्मे पहन करके, टोपी पहन करके, और उस समय जब खरपतवार नाशी का प्रयोग करें, छिड़काव करें, किसी चीज़ का धूम्रपान या सेवन ना करें जिससे आपके शरीर पर दुष्प्रभाव ना पड़े। और जब दवाई छिड़काव कर दें उसके डिब्बों को खाली इधर उधर ना फेंके, ज़मीन में गाड़ दें या जला दें, और अपना दवाई छिड़कने के बाद जो है आप स्नान करके तब आप अपने घर में आएँ, जिससे आपके स्वास्थ्य पर रसायनों का हानिकारक प्रभाव ना पड़े। बिल्कुल। और इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। जी मुझे 10 सेकंड चाहिए। बिल्कुल। एक चीज़ मैं अपने श्रोतागण को बताना भूल गया, माफ़ी चाहता हूँ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पास भी एक छोटा सा यूनिट है जिसमें हम स्टार्टअप के जो चाहने वाले लोग हैं, उससे संबंधित लोग उससे हमारे विश्वविद्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं, जिसका सेंटर का नाम है NCID। तो आप इसको याद रखें, नेशनल सेंटर फॉर इनोवेशन इन डिस्टेंस एजुकेशन। वो स्टार्टअप के बारे में भी अपने लर्नर्स को जो है वो ट्रेन करते हैं। जी बिल्कुल। तो चलते चलते भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर डॉक्टर शैलेंद्र आपने हमारे साथ साझा की। इसके साथ ही एक बार फिर आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतना समय दिया, दोनों विषयों पर विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाई, उसके लिए आप दोनों का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। और इसके साथ ही आज आपने जाना कि किस तरीके से कृषि के क्षेत्र में आप जो है वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, कैसे स्वरोजगार जो है वो आप हासिल कर सकते हैं, और रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण कैसे आप कर सकते हैं। अब आइए आपको हम बता दें कि हमारे अगले जो 2 विषय हैं वो क्या रहने वाले हैं। तो अगली बार जिन 2 विषयों पर हम जानकारी हासिल करेंगे वो है प्याज एवं लहसुन की उन्नत खेती पर, और साथ ही बात होगी शरतकालीन फूलों की खेती की। और इन दोनों ही विषयों के संबंध में पहले से ही अगर आप अपने कोई प्रश्न हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमारा जो टोल फ्री नंबर है उसे आप नोट कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060। और आपको एक बार हम फिर से बता दें कि जो हमारा टोल फ्री नंबर है उसके पहले हम आपको ये बता दें कि ईमेल आईडी जो है वो हमारा क्या है। तो हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। और हमने आपको अपना टोल फ्री नंबर भी जो है वो बता दिया है, लेकिन चलते चलते आपको दिखा देते हैं QR कोड। तो अगर आप के टीवी स्क्रीन पर आपको एक QR कोड एक दिखाया जाएगा अभी, जिसे आप स्कैन कर सकते हैं। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे, वहां जाकर भी आप हमारे आज के इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।